नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने ही चैनल मास्टरमाइंड पे। इस सीरीज बिहार दरोगा प्रीलिम्स प्रैक्टिस सेट 3 है जो कि एडिटोरियल पुस्तक से ली गई है। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। कहा जा रहा है कि अपने विरोधियों के प्रति किसने कठोर लौह एवं रक्त की नीति का पालन किया था? शेरशाह सूरी ने किया था, या मोहम्मद बिन तुगलक ने शुरू किया था, या बलबन ने शुरू किया था, या अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू किया था? लौह एवं रक्त की नीति का पालन जो कठोर था, ये किसने पालन किया था? तो बलबन ने अपने विरोधियों के प्रति लौह एवं रक्त की नीति का पालन किया था। बलबन का वास्तविक नाम वहाउद्दीन था। यह जो इल्तुतमिश का गुलाम था, कौन? बलबन। इसने अपनी सिजदा एवं पैबोस प्रथा की शुरुआत भी किया था। तो ध्यान रखेंगे किसने इस कठोर प्रथा को प्रचलित किया, पालन किया? तो बलबन। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे हम लोग। 2 में क्या कहा जा रहा है मित्रों कि फिरोज तुगलक के द्वारा सिंचाई कर उपज का कुल कितना भाग होता था? 1/10 भाग होता था, 1/4 भाग होता था, 1/6 भाग होता था, 1/10 भाग होता था। तो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा सिंचाई कर कुल उपज का 1/10 भाग हुआ करता था। कितना? 1/10 भाग हुआ करता था। फिरोज तुगलक ने 5 बड़ी नहरों का निर्माण करवाया था। ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला पहला मुसलमान शासक यही था, फिरोज शाह तुगलक। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे। 3 में क्या कहा जा रहा है कि अकबर द्वारा इलाही सनवत की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? 1582 में शुरू की गई थी, या 1583 में शुरू की गई थी, या 1575 में, या 1563 में? तो अकबर द्वारा इलाही सनवत की शुरुआत 1583 ईस्वी में शुरू किया गया था, जबकि दास प्रथा का अंत 1562 में किया गया था। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है इलाही सनवत, तो 1583। अगर वहीं दास प्रथा पूछता तो 1562 ईस्वी में उसका अंत हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 को देखेंगे। 4 में क्या कहा जा रहा है साथियों कि निम्नलिखित में से किसे जो है मराठों का मैकियावेली कहा गया? नाना फडणवीस को कहा गया, या बाजीराव प्रथम को कहा गया, या राजाराम को कहा गया, या संभाजी को कहा गया? तो बताएंगे किसको कहा गया। तो नाना फडणवीस का मूल नाम जो था बालाजी जनार्दन भानु था। जेम्स ग्रांट डफ ने इन्हें मराठों का मैकियावेली भी कहा था। कौन कहा था? तो जेम्स ग्रांट डफ ने इन्हें मराठों का मैकियावेली कहा था। किसको? तो नाना फडणवीस को। ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर ए, नाना फडणवीस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 को देखेंगे, जो कि कहा जा रहा है 5 में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पाहुल प्रणाली की शुरुआत किसके द्वारा किया गया था? गुरु नानक के द्वारा शुरू किया गया था, या हरगोविंद के द्वारा शुरू किया गया था, या गुरु गोविंद सिंह के द्वारा, या कोई नहीं? तो सिख धर्म के 10वें एवं अंतिम गुरु गोविंद सिंह ने पाहुल पद्धति की शुरुआत की थी। गुरु गोविंद सिंह का जन्म 1666 ईस्वी में कहाँ में हुआ था? पटना में हुआ था। ध्यान रखेंगे क्या हो जाएंगे? गुरु गोविंद। इन्होंने पाहुल प्रणाली की शुरुआत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे। 6 में क्या कहा जा रहा है साथियों कि मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए प्रथम मदरसा की स्थापना कब की गई थी? तो वर्ष 1781 ईस्वी में कलकत्ता में मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए प्रथम मदरसा का निर्माण किया गया था। इस समय भारत के गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स थे। तो ध्यान रखेंगे कब किया गया था? तो 1781 में। अगर पूछे कहाँ, तो कलकत्ता में। गवर्नर पूछे उस समय का, तो क्या बताएंगे? वारेन हेस्टिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 7 को देखेंगे। 7 में क्या कहा जा रहा है साथियों? ध्यान देंगे। कहा जा रहा है कि दास प्रथा का अंत किस गवर्नर जनरल के शासनकाल के दौरान किया गया था? विलियम बेंटिक के शासनकाल के दौरान किया गया था, या लॉर्ड ऑकलैंड के शासनकाल के दौरान, या लॉर्ड एलनबरो के, या लॉर्ड कैनिंग के? तो भारत में दास प्रथा का अंत 1843 ईस्वी में एक्ट जो है 5 के तहत किया गया था। इस समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड एलनबरो थे, जिनका कार्यकाल 1842 से लेकर के 1844 ईस्वी तक था। तो ध्यान रखेंगे कौन था? तो लॉर्ड एलनबरो। ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड एलनबरो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 8 को देखा जाए। 8 में क्या कहा जा रहा है? प्रसिद्ध रंपाओ विद्रोह का संबंध किस राज्य से है?
तो रंपाव विद्रोह कब हुआ था? पहले रंपाव विद्रोह जो 1879 से लेकर के 1992 ईस्वी तक आंध्र प्रदेश में हुआ था, जिसका प्रमुख नेता जो सीताराम राजू थे। ध्यान रखेंगे। तो कहाँ से है? आंध्र प्रदेश से। इसके प्रमुख नेता अगर पूछे तो सीताराम राजू है। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 9 को देखेंगे। 9 में क्या कहा जा रहा है साथियों कि भारतीय सुधार समिति की स्थापना किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने की थी, या मदन मोहन मालवीय ने की थी, या बंकिम चंद्र चटर्जी ने, या एस.एन. सेन ने की थी? तो 1887 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी ने इंग्लैंड में भारतीय सुधार समिति की स्थापना की थी। दादा भाई नौरोजी ने धन के निष्कासन सिद्धांत का भी प्रतिपादन किया था। तो ध्यान रखेंगे, दादा भाई नौरोजी के द्वारा भारतीय सुधार समिति की स्थापना की गई थी। अगर धन के निकासन सिद्धांत का भी प्रतिपादन यही है, दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10 को देखेंगे। 10 में क्या कहा जा रहा है कि 1857 की क्रांति के दौरान फैजाबाद में इसका नेतृत्व किसने किया था? खान बहादुर खान ने किया था, या अजीमुल्ला ने किया था, या मौलवी अहमदुल्लाह ने, या लियाकत अली ने? किसने किया था ये पूछा जा रहा है। तो 1857 की क्रांति का फैजाबाद में नेतृत्व जो है मौलवी अहमदुल्लाह ने किया था, जबकि बरेली में फतेहपुर में इसका नेतृत्व जो है खान बहादुर खां एवं अजीमुल्ला ने किया था। बरेली में खान बहादुर खां और फतेहपुर में पूछे तो अजीमुल्ला, लेकिन यहाँ पूछा जा रहा है फैजाबाद में तो अहमदुल्ला ने किया था। तो ध्यान रखेंगे, इसका क्या हो जाएगा जवाब बताइए? मौलवी अहमदुल्ला, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 11 को देखेंगे। 11 में क्या कहा जा रहा है कि कैबिनेट मिशन 1946 को मुस्लिम लीग ने कब स्वीकार किया था? 10 अप्रैल 1946 ईस्वी को स्वीकार किया था, 6 जून 1946 ईस्वी को स्वीकार किया था, या 25 जून 1946 ईस्वी को, या 22 जुलाई 1946 ईस्वी को? तो बताएंगे। तो कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को भारत पहुंचा था। मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन योजना को 6 जून 1946 ईस्वी को तथा कांग्रेस ने 25 जून 1946 ईस्वी को इसको स्वीकार कर लिया। लेकिन यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कब कैबिनेट मिशन के द्वारा? तो 6 जून 1946 को द्वारा को स्वीकार किया गया था, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि भगत सिंह से है, कहा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 में देखेंगे। 12 में क्या कहा जा रहा है मित्रों? भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाने वाला न्यायाधीश कौन था? वी.एस. स्मिथ था, या जॉन मिल्टन था, या जी.एस. हिल्टन था, या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाने वाला न्यायाधीश जी.सी. हिल्टन था, जो कि 23 मार्च 1931 ईस्वी को लाहौर के जेल में भगत सिंह को फांसी दी गई थी। कब? तो 23 मार्च 1931 ईस्वी को जी.सी. हिल्टन के द्वारा, सॉरी ये नहीं होगा, ये गलत है, यहाँ पे जी.सी. हिल्टन होगा। मिल्टन है या हिल्टन है, ध्यान रखेंगे। तो जी.सी. हिल्टन के द्वारा 23 मार्च 1931 ईस्वी को लाहौर के जेल में भगत सिंह को फांसी दी गई थी, और भगत सिंह को शहीद आजम के भी नाम से जाना जाता है। तो ध्यान रखेंगे, जी.सी. हिल्टन जो है न्यायाधीश, इन्होंने फांसी देने का काम किया था भगत सिंह को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 13 को देखेंगे। 13 में क्या कहा जा रहा है मित्रों कि आग का आविष्कार किस काल के दौरान हुआ था? पाषाण काल के दौरान, या पूरा पाषाण काल के दौरान, या नवपाषाण काल के दौरान, या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में हुआ था, जबकि पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ था। ध्यान रखेंगे, पूरा पाषाण काल और नवपाषाण काल, ये दोनों में बड़ा अंतर है। तो यहाँ आग का आविष्कार पूछा जा रहा है तो पूरा पाषाण काल होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगर पहिए का पूछता तो ये होता, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर हम लोग 14 को देखेंगे। 14 में क्या कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस स्थान से नर्तकी की कांस्य मूर्ति की प्राप्ति हुई? हड़प्पा से, या कालीबंगा से, या मोहनजोदड़ो से, या धौलावीरा से? तो मोहनजोदड़ो से जो है सिंधु घाटी की सभ्यता के दौरान मोहनजोदड़ो से प्रसिद्ध नर्तकी की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई, जबकि जुते हुए खेत का प्रमाण कालीबंगन से प्राप्त हुआ है। तो ध्यान रखेंगे, ये पूछा जा रहा है नर्तकी की कांस्य मूर्ति कहाँ से मिली है? तो मोहनजोदड़ो से। अगर जुते हुए खेत का साक्ष्य पूछता तो कालीबंगन से। ध्यान रखेंगे, लेकिन यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 15 को देखा जाए। 15 में क्या कहा जा रहा है मित्रों कि प्रसिद्ध राजवैद्य जीवक किसके दरबार में रहते थे? बिंबिसार के, या अजातशत्रु के, या बिंदुसार के, या कालाशोक के? तो बताएंगे किसके दरबार में जो है रहते थे प्रसिद्ध राजवैद्य जीवक? तो प्रसिद्ध राजवैद्य जीवक जो है बिंबिसार के दरबार में रहने का काम किया, और इन्होंने महात्मा बुद्ध की सेवा में राजवैद्य जीवक को भी भेजा था।
और बिम्बिसार ने करीब 52 वर्षों तक मगध पर शासन किया था तथा इसने राजगिरी को अपनी राजधानी भी बनाने का काम किया था। कौन? बिम्बिसार। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 16 को देखेंगे। 16 में क्या कहा जा रहा है साथियों? किस वर्ष राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया था? 1938 में किया गया था, 1948 में किया गया था, या 1951 में, या 1967 ईस्वी में किया गया था? तो राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन जो है 1938 ईस्वी में किया गया था, जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में किया गया था। 1938 में किया गया था, जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 17 जो कि दुर्गा इस्पात से है। कहा जा रहा है दुर्गापुर इस्पात कारखाना की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ? बताएंगे। तो दुर्गापुर इस्पात कारखाना की स्थापना द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान यानी कि 1959 में किया गया था। इस योजना का कार्यकाल 1956 से लेकर के जो है 61 तक था। तो ध्यान रखेंगे कब? तो द्वितीय, ऑप्शन नंबर बी, द्वितीय भी दे रखा है बी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 18 को देखेंगे। 18 में क्या कहा जा रहा है कि भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण यानी कि IRDA का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मुंबई, कलकत्ता, हैदराबाद या नई दिल्ली? तो भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ है? तो हैदराबाद में। इसकी स्थापना 1999 में किया गया था। हैदराबाद में है, इसकी स्थापना 1999 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 19 को देखेंगे। 19 में क्या कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है? निगम कर, संपत्ति कर, सीमा शुल्क या सभी? तो सीमा शुल्क, उत्पाद कर, बिक्री कर तथा सेवा कर आदि जो है अप्रत्यक्ष कर के उदाहरण है, जबकि आय कर, निगम कर, उपहार कर आदि प्रत्यक्ष कर के उदाहरण है। तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे? सीमा शुल्क, ऑप्शन नंबर सी यानी कि सीमा शुल्क अप्रत्यक्ष पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 को देखेंगे। 20 में क्या कहा जा रहा है कि प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स पुस्तक के लेखक कौन है? एडम स्मिथ या मार्शल या कीन्स या रॉबिन्स? तो प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स पुस्तक के लेखक मार्शल है, जबकि वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक एडम स्मिथ है। लेकिन यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स पूछा जा रहा है तो मार्शल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। एडम स्मिथ किसका है? वेल्थ ऑफ नेशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 21 को देखेंगे। 21 में क्या कहा जा रहा है कि भोर घाट द्वारा किन दो स्थानों के बीच संपर्क मार्ग है? नासिक मुंबई या नासिक पुणे या मुंबई पुणे या कोयम्बटूर कोचीन? तो भोर घाट द्वारा पश्चिम घाट के दरे हैं जिसकी ऊंचाई लगभग 630 मीटर है, या मुंबई तथा पुणे के बीच का संपर्क मार्ग है? मुंबई और पुणे के बीच का संपर्क मार्ग है भोर घाट द्वारा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा, मुंबई और पुणे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 22 को देखेंगे। 22 में क्या कहा जा रहा है कि थारला निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? नर्मदा की, ब्रह्मपुत्र की या चंबल की या महानदी की? तो बताएंगे थारला किसकी सहायक नदी है? तो थारला कुलुसी, मानस, तीस्ता, धनसिरी आदि ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां है। ब्रह्मपुत्र का उद्गम मानसरोवर झील के पास स्थित हिमानी से होता है। इसे तिब्बत में सांगपो तथा असम में दिहांग के नाम से भी जाना जाता है। तिब्बत में इसे सांगपो और असम में दिहांग के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है सहायक नदी धारला किसकी है? तो ब्रह्मपुत्र की है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 23 को देखेंगे। 23 में क्या कहा जा रहा है कि पंचेश्वर परियोजना किन दो देशों के संयुक्त परियोजना है? भारत या भूटान, भारत नेपाल या भारत पाकिस्तान या भारत बांग्लादेश? तो पंचेश्वर परियोजना भारत तथा नेपाल की संयुक्त नदी परियोजना है। यह महाकाली नदी पर स्थित है। भारत नेपाल की कुछ जो है संयुक्त परियोजना सादा परियोजना है, कोसी परियोजना है, टनकपुर परियोजना है। तो ये संयुक्त परियोजना भारत एवं नेपाल का है, पंचेश्वर, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 24 को देखेंगे हम लोग। 24 में क्या कहा जा रहा है साथियों कि भारत में कोयला भंडारण के मामले में कौन सा राज्य अग्रणी है? छत्तीसगढ़ या उड़ीसा या झारखंड या पश्चिम बंगाल? तो भारत में कोयला उत्पादन के मामले में विश्व में तीसरा स्थान रखता है कौन? झारखंड। कोयला भंडारण के मामले में झारखंड अग्रणी है, जबकि उत्पादन में अगर यही उत्पादन पूछता तो क्या होता? उड़ीसा होता। लेकिन यहाँ पे पूछा जा रहा है भंडारण में, ध्यान रखेंगे। तो भंडारण में कौन है? झारखंड है, ऑप्शन नंबर सी।
तो मिस्टेक नहीं करना है। उत्पादन में पूछा तो उड़ीसा मारते, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए, क्वेश्चन नंबर 25 को देखेंगे। 25 में क्या कहा जा रहा है, भारत सरकार ने राष्ट्रीय कृषि नीति की घोषणा किस वर्ष की थी? 1990 में की थी, या 2000 में की थी, या 2010 में, या 2015 में? तो राष्ट्रीय कृषि नीति घोषणा जो है केंद्र सरकार ने 28 जुलाई 2000 को किया था। इसमें जो है अगले 2 दशकों के लिए कृषि क्षेत्र में 4% वृद्धि का लक्ष्य रखा गया था। तो कब किया गया था? तो 2000 में किया गया था, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर हम लोग 26 को देखेंगे। 26 में क्या कहा जा रहा है कि दक्षिणी सह्याद्री का निम्नलिखित में से सर्वोच्च शिखर है, कौन है? कुंद्रेमुख है, या कालसुआई है, या डोडाबेटा है, या उपयुक्त में से कोई नहीं? बताएंगे। दक्षिणी सह्याद्री का सर्वोच्च शिखर जो है कुंद्रेमुख है, जो कि 1892 मीटर है, जबकि उत्तरी सह्याद्री का सर्वोच्च शिखर कालसुआई है। तो ध्यान रखेंगे, यहाँ पे इसका जवाब क्या हो जाएगा? कुंद्रेमुख। ऑप्शन नंबर है कुंद्रेमुख, कुंद्रेमुख। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए, क्वेश्चन नंबर 27 को देखेंगे। 27 में क्या कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरता है? राजस्थान, या त्रिपुरा, या छत्तीसगढ़, या मणिपुर? तो बताएंगे। तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम के साथ। लेकिन यहाँ पे पूछा जा रहा है किससे होकर नहीं गुजरती है, तो मणिपुर से होकर के नहीं गुजरेगा, ऑप्शन के अनुसार मणिपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए, क्वेश्चन नंबर हम लोग 28 को देखेंगे। 28 में क्या कहा जा रहा है कि जावा सागर तथा हिंद महासागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? पाक जल संधि जोड़ती है, या सुंडा जल संधि जोड़ती है, या मलक्का जल संधि जोड़ती है, या बोरिंग जल संधि जोड़ती है? तो सुंडा जल संधि जावा सागर तथा हिंद महासागर को आपस में जोड़ने का काम करती है, जबकि पाक जल संधि मन्नार की खाड़ी एवं बंगाल की खाड़ी को जोड़ती है। तो ध्यान रखेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएंगे? सुंडा जल संधि, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए, क्वेश्चन नंबर 29 को देखेंगे। किस महाद्वीप को मानव उत्पत्ति का केंद्र माना जाता है? एशिया को, अफ्रीका को, यूरोप को, या ए या बी दोनों? तो अफ्रीका महाद्वीप को मानव उत्पत्ति का केंद्र माना जाता है। इस महाद्वीप को पहाड़ का भी महाद्वीप कहा जाता है। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। तो ध्यान रखेंगे, क्या हो जाएगा? अफ्रीका। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए, क्वेश्चन नंबर 30 को देखेंगे हम लोग। 30 में क्या कहा जा रहा है साथियों कि निम्नलिखित में से किस मृदा का क्षेत्रीय विस्तार भारत में सर्वाधिक है? काली मृदा का, लेटराइट मृदा का, या जलोढ़ मृदा का, या लाल मृदा का? तो जलोढ़ मिट्टी भारत में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। इसका विस्तार 45% भूभाग पर है। जलोढ़ मिट्टी में पोटास एवं कैल्शियम की प्रचुर मात्रा होती है। यह मिट्टी धान, गेहूं, गन्ना, दलहन आदि के लिए सर्वोत्तम है। तो ये 45% भूभाग पर स्थित है। तो कौन? तो जलोढ़ मृदा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए, क्वेश्चन नंबर 31 को देखेंगे। कहा जा रहा है 31 में कि मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है भाई? मणिपुर में, या मिजोरम में, या पंजाब में, या केरल में? तो बताएंगे। डम्फा, मुरलीन तथा ब्लू माउंटेन राष्ट्रीय उद्यान ये सब कहाँ है? मिजोरम में है। इस राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1991 में किया गया था। कहाँ है ये सब? मणिपुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए, क्वेश्चन नंबर 32 को देखेंगे। 32 में क्या कहा जा रहा है साथियों कि विश्व जो है ओजोन दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? 10 अप्रैल को, 5 जून को, या 16 अक्टूबर को, या 16 दिसंबर को? तो विश्व ओजोन दिवस प्रतिवर्ष 16 सितंबर को मनाया जाता है। वर्ष 2020 में ओजोन दिवस का थीम था ओजोन ऑफ लाइफ, यानी कि 35 ईयर ऑफ ओजोन लेयर प्रोटेक्शन। तो कब? तो 16 सितंबर को, यानी कि 16 सितंबर को। क्वेश्चन नंबर हम लोग 33 को देखेंगे। 33 में क्या कहा जा रहा है कि भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? बहुत इजी क्वेश्चन है। 1958 में की गई थी, या 1962 में की गई थी, या 1969 में, या 1972 में? बताएंगे क्या होगा सही जवाब। तो भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत 1962 में की गई थी। इस कार्यक्रम के तहत जो 1969 में विक्रम साराभाई की अध्यक्षता में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति यानी कि इसरो का गठन किया गया था। तो कब किया गया था? 1962 में शुरुआत की गई थी, ध्यान रखेंगे 1962 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए, क्वेश्चन नंबर 34 को देखेंगे। 34 में क्या कहा जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क में स्थित है, या पेरिस में स्थित है, या जेनेवा में, या वियना में? तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय जिनेवा यानी कि स्विट्जरलैंड में स्थित है। इसकी स्थापना 1919 में की गई थी। वर्तमान में इस संगठन में 187 गो देश है। तो ध्यान रखेंगे कहाँ? जिनेवा, ऑप्शन नंबर सी, जनेवा। जनेवा कहाँ है? स्विट्जरलैंड में है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर हम लोग 35 को देखेंगे। 35 में क्या कहा जा रहा है मित्रों कि उदय भूमि निम्न में से किस महापुरुष की समाधि स्थल है? ज्ञानी जैल सिंह की समाधि स्थल है, या बाबू जगजीवन राम की, या शंकर दयाल शर्मा की, या के आर नारायणन की? तो बताएंगे उदय भूमि के आर नारायणन की जो है क्या है, समाधि स्थल है। ध्यान रखेंगे के आर नारायणन भारत के 9वें उपराष्ट्रपति तथा 10वें राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। ध्यान रखेंगे ये उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति भी रह चुके हैं, 9वें उपराष्ट्रपति और 10वें राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 36 को देखेंगे। 36 में क्या कहा जा रहा है कि देश का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार निम्नलिखित में से कौन सा है? महावीर चक्र, अशोक चक्र, या परमवीर चक्र, या उपयुक्त में से कोई नहीं। बहुत इजी क्वेश्चन। परमवीर चक्र जो है देश का सबसे सर्वोच्च जो है वीरता का पुरस्कार है। यह पुरस्कार अदम्य साहस, पराक्रम तथा वीरता का परिचय देने वाले सैनिकों को दिया जाता है। यह पुरस्कार 1947 से ही दिया जा रहा है। कौन? तो परमवीर चक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 37 को देखेंगे। 37 में क्या कहा जा रहा है कि रेणुका झील जो भारत में रामसर आर्द्रभूमि क्षेत्र के अंतर्गत आता है का संबंध किस राज्य से है? जम्मू कश्मीर से, हिमाचल प्रदेश से, पंजाब से, या उत्तराखंड से? तो रेणुका झील का संबंध हिमाचल प्रदेश राज्य से है। यह क्षेत्र जो है रामसर आर्द्रभूमि के अंतर्गत आता है। भारत में वर्तमान में अप्रैल 2021 तक 42 आर्द्रभूमि क्षेत्र है। तो ध्यान रखेंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा सही जवाब, हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर हम लोग 38 को देखेंगे। 38 में क्या कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस जो है ट्रॉफी या कप का संबंध फुटबॉल से नहीं है? फुटबॉल के खेल के से नहीं है। ध्यान रखेंगे यहाँ पे पूछा जा रहा है कि नहीं है, ठीक है ना। मेयर्स कप, या डुरंड कप, या रोवर्स कप, या आशुतोष कप? तो डुरंड कप, रोवर्स कप का ये दोनों जो है, डुरंड कप और रोवर्स कप, ये दोनों क्या है? फुटबॉल से है। जबकि मेयर्स कप का संबंध मुक्केबाजी से है, ये मुक्केबाजी से है, ठीक है ना। तो ध्यान रखेंगे यहाँ पे पूछा जा रहा है कि संबंध फुटबॉल खेल से नहीं है, तो ये मेयर्स कप होगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 39 को देखेंगे। 39 में क्या कहा जा रहा है कि ओलंपिक ध्वज सर्वप्रथम किस वर्ष जो है फहराया गया था? 1920 ईस्वी में फहराया गया था, 1928 ईस्वी में फहराया गया था, 1932 ईस्वी में, 1936 ईस्वी में? तो बताएंगे। तो ओलंपिक ध्वज को सर्वप्रथम एटमबर्ग यानी कि बेल्जियम के ओलंपिक में 1920 ईस्वी में फहराया गया था। इस ध्वज का निर्माण बैरून पियरे डी कॉर्बेटिन ने किया था। यहाँ पे पूछा जा रहा है कब फहराया गया था? तो 1920 ईस्वी में फहराया गया था। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 40 को देखेंगे हम लोग। 40 में क्या कहा जा रहा है मित्रों कि सूचना क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? आर्थर सी क्लार्क को जाना जाता है, विलियम चेन को, या माइकल जेम्स को, या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो आर्थर सी क्लार्क को सूचना क्रांति के जनक की संज्ञा प्रदान की गई है। या ब्रिटेन का वैज्ञानिक, कथा लेखक और आविष्कारक तथा टेलीविजन श्रृंखला के मेजबान भी कहते थे। कौन? तो आर्थर सी क्लार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 41। 41 में क्या कहा जा रहा है कि संविधान संशोधन के तहत राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली तथा पुदुचेरी के निर्वाचित सदस्यों को भी शामिल किया गया। 61वां संविधान संशोधन, 69वां संविधान संशोधन, या 17वां संविधान संशोधन, या 51वां संविधान संशोधन? तो अनुच्छेद 54 के अनुसार राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचन मंडल के द्वारा किया जाता है, जिसमें संसद के दोनों सदस्यों के निर्वाचित सदस्य रहते हैं, राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य रहते हैं। केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली पुदुचेरी के निर्वाचित जितना सदस्य रहेगा ये भी शामिल किया जाता है। ये 17वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा इन दोनों केंद्र शासित प्रदेशों को, दिल्ली और पुदुचेरी को जो है शामिल किया गया था। तो किस संविधान संशोधन के तहत? तो 17वां। ध्यान रखेंगे 17वां संविधान संशोधन के तहत। क्वेश्चन नंबर हम लोग 42 को देखेंगे। 42 में क्या कहा जा रहा है कि लोकसभा की बैठक को गणपूर्ति के अभाव में स्थगित करने का अधिकार किसे है? राष्ट्रपति को है, या लोकसभा अध्यक्ष को है, या संसदीय कार्य मंत्री को है? उपयुक्त में से कोई नहीं। किसे है? तो लोकसभा अध्यक्ष का प्राथमिक कार्य सदन की कार्यवाही एवं संचालन के लिए नियम तथा विधि का निर्वहन करना है। या गणपूर्ति के अभाव में सदन की कार्यवाही को स्थगित भी कर सकता है। कौन? तो लोकसभा अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 43 को देखेंगे हम लोग। 43 में क्या कहा जा रहा है कि किस अनुच्छेद के तहत न्यायालय द्वारा संसद की कार्यवाही की जांच पूर्णतः निषेध है? अनुच्छेद 120 के तहत, या अनुच्छेद 121 के तहत, या अनुच्छेद 122 के तहत, या अनुच्छेद 132 के तहत? तो
अनुच्छेद 122 के तहत कोई भी न्यायालय संसद की कार्रवाई की जांच नहीं कर सकता है। तो ध्यान रखेंगे कौन, अनुच्छेद 122 के तहत कोई भी न्यायालय संसद की कार्रवाई को जांच कभी नहीं कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर हम लोग 44 को देखेंगे। 44 में क्या कहा जा रहा है मित्रों कि भारतीय संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार के न्याय का वर्णन किया गया, 2 प्रकार का, 3 प्रकार का, या 4 प्रकार का, या 5 प्रकार का। तो भारतीय संविधान की उद्देशिका में 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। ध्यान रखेंगे 3 प्रकार की, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय, तीनों प्रकार होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 45 को देखेंगे। 45 में क्या कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत के पहले सूचना एवं प्रसारण मंत्री थे, जगजीवन राम, या सरदार पटेल, या राजकुमारी अमृता कौर, या एच.सी. भाभा। तो बताएंगे क्या होगा सही जवाब। स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री एवं सूचना एवं प्रसारण मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। 23 अगस्त 1947 ईस्वी को सरकार द्वारा जो है पटेल को भारत का प्रथम उप प्रधानमंत्री बनाया गया था। तो ध्यान रखेंगे भारत का प्रथम उप प्रधानमंत्री भी सरदार पटेल भी है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा जवाब, सरदार पटेल, सरदार पटेल। क्वेश्चन नंबर हम लोग 46 को देखेंगे। 46 में क्या कहा जा रहा है, कौन सा युग्म जो है सुमेलित नहीं है। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि नहीं है। ध्यान रखेंगे पहला, विद्युत द्वारा स्थापित प्रक्रिया ब्रिटेन से लिया गया है, गलत जवाब है, ब्रिटेन से नहीं लिया गया है। ये कहाँ से लिया गया है, जापान से लिया गया है। नेक्स्ट, राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है, एकदम बात सही है, ये लिया गया है। द्विसदनवाद का यूएसए से लिया गया है, नहीं, ए जो है यूएसए से नहीं लिया गया है, ब्रिटेन से लिया गया है। समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, हाँ एकदम ही सही है। तो यहाँ पे कह रहा है कौन कौन सुमेलित नहीं है, 1 और 3, तो हाँ यही हो जाएगा 1 और 3, ऑप्शन नंबर 1। आगे बढ़ने की आवश्यकता नहीं है, जब यहीं पे मिल गया 1 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर हम लोग 47 को देखेंगे। 47 में क्या कहा जा रहा है कि बिहार में लोकसभा तथा राज्यसभा की कुल सीटों की संख्या क्रमशः कितनी है। बताएंगे, आप लोग बिहार से और बिहार दरोगा का तैयारी कर रहे हैं और इसका इस सेट प्रैक्टिस भी है। तो बताएंगे 36 एवं 12, 40 एवं 46, 40 एवं 18, 36 एवं 16। तो बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है, बताएंगे 40 है, और राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है, बताएंगे 16 है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सही जवाब, 40 एवं 16। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, जो है 6 को सीट क्या आपका आरक्षित सीट है, ठीक है ना। हाजीपुर, समस्तीपुर, गोपालगंज, सासाराम, गया और जमुई, इसमें किसमें, राज्यसभा में, ठीक है ना। 16 सीटें हैं जिसमें से 6 सीटें जो है आरक्षित है। कौन कौन, हाजीपुर, सासाराम, समस्तीपुर, गया, गोपालगंज और जमुई, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ से बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर हम लोग 48 को देखेंगे। 48 में क्या कहा जा रहा है कि केंद्र एवं केंद्र राज्य संबंधों पर गठित सरकारी आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था। 1969 में किया गया था, 1980 में किया गया था, 1983 में, 1987 में। तो सरकारी आयोग का संबंध केंद्र राज्य संबंध से, इसका गठन जो 1983 में किया गया था। इसने 1987 में अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को प्रस्तुत करने का काम किया था। तो कब जो है गठन किया गया था, तो 1983 में, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 को देखेंगे। 49 में क्या कहा जा रहा है कि 92वां संविधान संशोधन के तहत किन भाषाओं को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया, बोडो को, मैथिली को, या डोगरी को, या उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे 92 संविधान संशोधन 2003 के तहत कुल 4 भाषाओं को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया, डोगरी, बोडो, मैथिली और संथाली को। तो यहाँ पे सब दे रखा है, तो ये उपयुक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाए। क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ। क्वेश्चन नंबर हम 50 को देखेंगे। 50 में क्या कहा जा रहा है मित्रों, भारतीय राजनीति के इतिहास में अभी तक कुल कितनी बार दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई गई है। भारतीय इतिहास में कितनी बार ऐसा घटना हो चुका है, तो अभी तक जो है कुल 3 बार ही संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई गई है। दहेज प्रतिबंध विधेयक पर बुलाया गया था 1961 ईस्वी में, और बैंक सेवा आयोग का विधेयक पर बुलाया गया था 1978 ईस्वी में, और आतंकवाद निवारण विधेयक पर 2002 में बुलाया गया था। तो इतनी कितनी बार बुलाया गया, तो 3 बार, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर हम लोग 51 को देखेंगे। 51 में क्या कहा जा रहा है, आप लोग खुद इसको बनाइए। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवा निवृत्ति की आयु क्या है, 58 वर्ष, 60 वर्ष, 62 वर्ष या 65 वर्ष। तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवा निवृत्ति की आयु अब जो है 62 वर्ष, या उच्चतम न्यायालय पूछता
तब यहाँ पे 65 वर्ष होता, लेकिन यहाँ पे उच्च न्यायालय पूछ रहा है तो 62 वर्ष। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, बहुत छोटा है लेकिन ध्यान रखना पड़ेगा। उच्च न्यायालय, अगर उच्चतम न्यायालय पूछता तो कितना, 65। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए, क्वेश्चन नंबर 52 को देखेंगे। 52 में क्या कहा जा रहा है कि दल बदल निरोधक अधिनियम को किस वर्ष पारित किया गया, 1980 में, 1985 में, 1988 में या 1990 में। तो दल बदल अधिनियम को तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी के कार्यकाल के दौरान 1985 में यह पारित किया गया था। कब, तो 1985 में पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए, क्वेश्चन नंबर 53 को देखेंगे। 53 में क्या कहा जा रहा है कि राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण एनजीटी का मुख्यालय कहाँ है, नई दिल्ली में है, भोपाल में है, या इंदौर में है, या लखनऊ में है। तो राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण यानी कि एनजीटी का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। इसके 4 अन्य मुख्यालय भी है जो भोपाल, पुणे, कलकत्ता एवं चेन्नई में स्थित है। इसकी स्थापना 2010 में किया गया था। यह एक न्यायिक संस्था है। वर्तमान में इसके अध्यक्ष आदर्श कुमार गोयल है। ध्यान रखेंगे, इसके अध्यक्ष अगर पूछता तो आदर्श कुमार गोयल है। यहाँ पे क्या हो जाएंगे जवाब, नई दिल्ली, नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए, क्वेश्चन नंबर हम लोग 54 को देखेंगे। 54 में क्या कहा जा रहा है मित्रों, विश्व का पहला परमाणु बिजली घर किस देश में स्थापित किया गया था, जापान में किया गया था, या अमेरिका में किया गया था, या फ्रांस में, या रूस में। तो बताएंगे, विश्व का पहला परमाणु बिजली घर जो है रूस में स्थापित किया गया था। इसकी स्थापना 1954 में की गई थी। ध्यान रखेंगे, कहाँ, रूस में किया गया था। कब, तो 1954 में किया गया था। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए, क्वेश्चन नंबर 55 को देखेंगे। 55 में क्या कहा जा रहा है कि बाबरी तथा जमुनापुरी किसकी प्रमुख नस्लें हैं। जमुनापुरी और बाबरी और बीटल, सिरोही आदि सब बकरी का नस्ल है, समझे। बाबरी तथा जमुनापुरी उत्तर प्रदेश एवं राजस्थान के क्षेत्रों में सर्वाधिक पाया जाता है। तो ध्यान रखेंगे, किसका नस्ल है, बकरी का नस्ल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए, जो कि फिजिक्स से है, साइंस से है। पूछा जा रहा है किसी घर में लगे बिजली बल्ब 200 वोल्ट तथा 100 वाट लिखा हुआ है, उस बल्ब पर कितना प्रतिरोध होगा, समझे। तो यहाँ पे आर निकालना है। आर बराबर क्या होता है, वी स्क्वायर बटा में पी। तो वी स्क्वायर बटा में पी, वी स्क्वायर कीजिए, यही आंसर आपको निकलेगा। तो क्या हो जाएगा, 200 का स्क्वायर कीजिएगा बट्टा में पी, यानी कि पावर 100 वाट कर लीजिए। इसको काटिएगा तो 200 को गुण 200 कीजिएगा और बट्टा में 100 2, तो क्या हो जाएगा, 400 ओम आ जाएगा। आपको काटिएगा तो 400 ओम आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाए, क्वेश्चन नंबर हम लोग 57 को देखेंगे। 57 में क्या कहा जा रहा है कि पेड़ पौधे की टहनियों को हिलाने से फूल पत्तियों का गिरना न्यूटन के किस नियम का उदाहरण है। पहला नियम, दूसरा नियम, तृतीय नियम में उपयुक्त में से कोई नहीं। तो न्यूटन के पहले नियम के अनुसार यदि कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर रहना चाहता है, यदि गति में है तो गति में रहना चाहता है, लेकिन जब तक उसमें कोई बाह्य बल न लगे, ये प्रथम नियम कहता है। अतः पेड़ पौधे की टहनियों को हिलाने से फूल पत्तियों को गिरना, ये पहला नियम कहते ही तो उदाहरण है। तो ध्यान रखेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहला नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश का वेग पूछा जा रहा है, बताएंगे आप लोग। कहा जा रहा है कि प्रकाश का वेग होता है, कितना होता है प्रकाश का वेग, बताएंगे। पूछा जा रहा है कि प्रकाश का वेग कितना होता है, बताएंगे। इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा जवाब, प्रकाश का वेग कितना होता है बताइए। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है प्रकाश का वेग, जिसमें होगा वही होगा 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। मीटर प्रति सेकेंड, 3 × 10⁸ ना होगा, ये 8 का दी तो नहीं होगा, ये हो जाएगा 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाए, इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 59 को देखेंगे। 59 में क्या कहा जा रहा है साथियों कि रॉकेट किसके संरक्षण नियम के सिद्धांत पर कार्य करता है। कोणीय संवेग संरक्षण, या रैखिक संवेग संरक्षण, या ऊर्जा का संरक्षण, या आवेश का संरक्षण। तो रॉकेट गति की जो है रैखिक संवेग संरक्षण पर काम करता है। ध्यान रखेंगे, क्या हो जाएगा, रैखिक संवेग संरक्षण, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। रॉकेट इस प्रकार करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए, क्वेश्चन नंबर हम लोग 60 को देखेंगे। 60 में क्या कहा जा रहा है कि शेविंग ब्रश के रेशों का आपस में चिपक जाना किसका उदाहरण है। घर्षण के कारण चिपक जाता है, या सान्यता के कारण, या प्रत्यास्थता के कारण, या पृष्ठ तनाव के कारण। तो पृष्ठ तनाव के कारण ही पानी से निकलने वाले शेविंग ब्रश के रेस से आपस में चिपक जाते हैं, क्योंकि पानी के अणुओं के बीच संसंजक बल कार्य करता है। पानी के अणुओं के बीच संसंजक बल कार्य करता है, तो किसके कारण चिपकता है, पृष्ठ तनाव के कारण चिपकता है। ध्यान रखेंगे, पृष्ठ तनाव के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए, क्वेश्चन नंबर 61 को देखेंगे। 61 में क्या कहा जा रहा है साथियों कि फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का प्रयोग किस दिशा का पता लगाने के लिए किया जाता है। प्रेरित धारा, या
या वास्तविक धारा या प्रत्युति धारा या दृष्ट धारा। तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का प्रयोग करके प्रेरित धारा का दिशा पता लगाया जाता है। किसका? तो प्रेरित धारा का, ऑप्शन नंबर है, यानी कि प्रेरित धारा का पता लगाया जाता है, प्रेरित धारा का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए, क्वेश्चन नंबर हम लोग 62 को देखेंगे। 62 में क्या कहा जा रहा है साथियों कि फोटोन की खोज किसने किया था? लॉर स्ट्रॉस ने किया था, अल्बर्ट आइंस्टीन ने किया था, या हम्फ्री डेवी ने किया था, या E.H. टेलर ने किया था? तो फोटोन की खोज 1905 ईस्वी में अल्बर्ट आइंस्टीन ने किया था। फोटोन का भार तथा द्रव्यमान शून्य होता है, ध्यान रखेंगे। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? अल्बर्ट आइंस्टीन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाए, क्वेश्चन नंबर 63 को देखेंगे। 63 में क्या कहा जा रहा है कि किसी तत्व का रासायनिक गुण निम्न में से कौन सा निर्धारित करता है? प्रोटॉन की संख्या निर्धारित करेगा, या न्यूट्रॉन की संख्या निर्धारित करेगा, इलेक्ट्रॉन की संख्या, उपयुक्त में से सभी। तो किसी तत्व में रासायनिक गुण नाभिक के बाहर विचरण करने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या द्वारा निर्धारित नहीं किया जाता है। तो ध्यान रखेंगे किसके संख्या द्वारा? तो इलेक्ट्रॉन के संख्या के द्वारा ही निर्धारित किया जाएगा। रासायनिक गुण, किसी तत्व का रासायनिक गुण उसके इलेक्ट्रॉन की संख्या के द्वारा ही निर्धारित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए, क्वेश्चन नंबर हम लोग 66 को देखेंगे। 66 में क्या कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा लोहे का सबसे शुद्धतम रूप है? ढलवा लोहा, पिटवा लोहा, या कच्चा लोहा, या उपयुक्त में से कोई नहीं? बताएंगे क्या होगा सही जवाब। तो लोहा का सबसे शुद्धतम रूप क्या होता है? पिटवा लोहा होता है, ध्यान रखेंगे। पिटवा लोहा में कार्बन की मात्रा स्टील से भी कम होता है, इसमें कार्बन की मात्रा लगभग 0.4% से लेकर के 0.8% तक होता है। तो शुद्धतम रूप पूछा जा रहा है तो पिटवा लोहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए, क्वेश्चन नंबर हम लोग 65 को देखेंगे। 65 में क्या कहा जा रहा है साथियों? पीतल निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है? बहुत इजी क्वेश्चन है। तांबा तथा टीन का, तांबा एवं जस्ता का, तांबा जस्ता एवं टीन का, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो पीतल जो है किसका किसका मिश्रण है? तांबा एवं जस्ता का, ध्यान रखेंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 66। 66 में क्या कहा जा रहा है कि समुद्र में गोताखोरी करते समय गोताखोर ऑक्सीजन के साथ किस गैस का प्रयोग करता है? आर्गन का, नाइट्रोजन का, हीलियम का, या आर्गन और नाइट्रोजन इसमें दे रखा है। तो क्या होगा सही जवाब जरा बताएंगे। तो समुद्र में गोताखोरी करते समय गोताखोर ऑक्सीजन तथा हीलियम का प्रयोग करता है, ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? हीलियम, हीलियम का प्रयोग करता है। ऑक्सीजन के साथ साथ तो हीलियम भी प्रयोग करता है। देखेंगे आगे क्वेश्चन 67 को। 67 में क्या कहा जा रहा है कि सुक्रोज के जल अपघटन से किसका निर्माण किया जाता है? ग्लूकोज, या लैक्टोज, या फ्रक्टोज, या AC दोनों? तो बताएंगे क्या होगा सही जवाब। तो सुक्रोज एंजाइम की उपस्थिति में जल अपघटन द्वारा ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज में बदल जाता है। सुक्रोज एक जो है डाइसैकराइड शर्करा है, तो ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा जवाब बताइए? ए और सी दोनों, ए और सी दोनों, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 68 को देखेंगे। 68 में क्या कहा जा रहा है साथियों कि निम्नलिखित में से कौन सा वैज्ञानिक का नाम उर्जाया एस्टीवा है? किसका नाम है? उर्जाया एस्टीवा। बताएंगे चना का, धान का, या मटर का, या सरसों का? बहुत इजी क्वेश्चन है। तो किसका ये नाम है, वैज्ञानिक नाम? जवाब दीजिए आप लोग। तो ये धान का वैज्ञानिक का नाम है। धान का वैज्ञानिक का नाम क्या है? उर्जाया एस्टीवा, ध्यान रखेंगे। तो लिनियस को जो है वर्गीकी का पिता कहा जाता है, और इन्होंने नाम दिया मनुष्य का होमो स्पेसियंस है, गाय का बोस इंडिकस है, धान का उर्जाया एस्टीविया है, मटर का पिसियम एस्टीवियम है। तो ध्यान रखेंगे यहाँ पे धान का पूछा जा रहा था, तो मैंने धान का बता दिया, उर्जाया एस्टीवा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए, क्वेश्चन नंबर 69 को देखेंगे। 69 में क्या कहा जा रहा है साथियों कि निम्नलिखित में से कौन ग्रेमिनेसी कुल का पौधा नहीं है? यहाँ पे पूछा जा रहा है कि नहीं है ये पौधा, ध्यान रखेंगे। नारियल, जौ, मक्का, या ज्वार? तो कौन सा नहीं है? तो नारियल नहीं है, बाकी आगे हम चर्चा करते हैं। यहाँ पे तो नारियल नहीं है, लेकिन जौ, मक्का, ज्वार, बांस, चावल आदि जो है ग्रेमिनेसी कुल का पौधा, जबकि नारियल ये नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 70। 70 में क्या कहा जा रहा है कि एमाइलेज एंजाइम का स्राव किसके द्वारा होता है? अग्नाशय के द्वारा, या जठर रस के द्वारा, या आमाशय के द्वारा? उपयुक्त में से कोई नहीं। तो एमाइलेज जो लाइफेज होता है, ट्रिप्सन आदि का स्राव अग्नाशय के द्वारा होता है, जबकि पेप्सिन रेनिन का स्राव जठर रस के द्वारा होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अग्नाशय। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाए, क्वेश्चन नंबर 71 को देखेंगे। 71 में क्या कहा जा रहा है साथियों
कि वृक्क के बाहरी तथा भीतरी भाग को क्रमशः क्या कहते हैं? तो पहला तो दे रखा है कार्टेकस एवं मेडुला, मेडुला एवं कार्टेकस, नेफ्रॉन एवं कार्टेकस, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताएंगे क्या होगा सही जवाब। तो वृक्क के बाहरी भाग को कार्टेकस तथा भीतरी भाग को मेडुला कहा जाता है। नेफ्रॉन वृक्क की कार्यात्मक इकाई है। तो यहाँ पे इसका क्या जवाब हो जाएगा? कार्टेकस एवं मेडुला, कार्टेकस एवं मेडुला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 72 में क्या कहा जा रहा है? किस विटामिन का रासायनिक नाम टेकोफेरॉल है? विटामिन सी का, विटामिन डी का, विटामिन ई का, विटामिन के का। टेकोफेरॉल किस विटामिन का नाम है बताएंगे। तो विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? टेकोफेरॉल है। विटामिन सी का अगर पूछता तो एस्कॉर्बिक एसिड होता। विटामिन डी का पूछता तो कैलिसफेरॉल होता। विटामिन के का पूछता तो फ्लोक्विनोन होता। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि किस विटामिन का नाम टेकोफेरॉल हो, तो किसका है? विटामिन ई का है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 73 को देखेंगे। 73 में क्या कहा जा रहा है कि मलेरिया परजीवी निम्न में से कौन सा अवस्था का संक्रामक है? स्पोरोजोआइट का, या साइजोजोआइट का, या टोपोजोआइट का, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मलेरिया सबसे प्रचलित संक्रामक रोगों में से एक है। यह रोग जो है प्लाज्मोडियम के माध्यम से फैलता है। मलेरिया परजीवी की स्पोरोजोआइट अवस्था का संक्रामक जो है इसी से होता है। तो स्पोरोजोआइट से होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? स्पोरोजोआइट, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 स्पोरोजोआइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 74 में क्या कहा जा रहा है कि चर्चित पुस्तक प्लेटफॉर्म स्केल फॉर ए पोस्ट पेंडेमिक वर्ल्ड के लेखक कौन है? माधव भंडारी है, एंड नीना राय है, या संगीत पॉल चौधरी है, या एस गिरिधर है। तो प्लेटफॉर्म स्केल फॉर पोस्ट पैंडेमिक वर्ल्ड के लेखक संगीत पॉल चौधरी है। संगीत पॉल चौधरी है, इसको याद कर लेंगे आप लोग, अगर अभी याद नहीं है तो संगीत पॉल चौधरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 75 को देखेंगे। 75 में क्या कहा जा रहा है कि हाल ही में किस राज्य में जल अभिषेकम अभियान की शुरुआत की गई है? मध्य प्रदेश, या उड़ीसा, या कर्नाटक, या महाराष्ट्र। तो बताएंगे किस राज्य में शुरू किया गया है? मध्य प्रदेश जो सरकार है उसमें जो है जल अभिषेकम अभियान की शुरुआत की गई। जल संरक्षण को बढ़ाने तथा भविष्य में जल के संकटों को दूर करने के उद्देश्य से किया गया है। तो किस सरकार के द्वारा किया गया है? तो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 76 को देखेंगे। 76 में क्या कहा जा रहा है कि विजय हरारे ट्रॉफी 2021 की विजेता कौन है? उत्तर प्रदेश है, या कर्नाटक है, या मुंबई है, या रेलवे है। तो विजय हरारे ट्रॉफी 2021 को मुंबई में उत्तर प्रदेश को हटाकर जीता गया। सर्वाधिक विजय हरारे ट्रॉफी जीतने वाली टीम तमिलनाडु, इसने 5 बार ट्रॉफी जीता है। तो 2021 का कौन जीता है? तो मुंबई जीता है। ध्यान रखेंगे कौन जीता है? मुंबई जीता है 2021 का। अगर वही सर्वाधिक पूछता तो कौन होता? तमिलनाडु, जिन्होंने 5 बार जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर हम लोग 77 को देखेंगे। 77 में क्या कहा जा रहा है साथियों कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021 में भारत का स्थान कौन सा है? 131वां है, 139वां है, या 40वां है, 142वां है। तो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021 में भारत का स्थान 139वां रहा। यह रिपोर्ट जो है यूएन वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट द्वारा जारी किया जाता है। तो ध्यान रखेंगे कितना रैंक था? 139वां रैंक था। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 78 को देखेंगे। 78 में क्या कहा जा रहा है कि विश्व गौरैया दिवस जो आप लोग घर में देखते हैं पक्षी 2021 का थीम क्या था? बताएंगे। सेव स्पैरो, या बेटर हेल्थ फॉर स्पैरो, या आई लव स्पैरो, या स्पैरो फ्लाई इन स्काई। क्या थीम था ये पूछा जा रहा है आपको। थीम तो क्वेश्चन जरूर पूछेगा परीक्षा में, आप पूछता ही है। तो क्या थीम था? आई लव स्पैरो, आई लव स्पैरो। ऑप्शन नंबर सी, आई लव स्पैरो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाए। अगर पूछता कि दिवस कब मनाया जाता है तो दिवस 20 मार्च को मनाया जाता है। ध्यान रखेंगे 20 मार्च को प्रतिवर्ष मनाया जाता है विश्व गौरैया दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाए। क्वेश्चन नंबर 79 को देखेंगे। 79 में क्या कहा जा रहा है कि हाल ही में तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? रूबीना शेख बनी है, या साजिया सुलेमान बनी है, या सामिया सुलूह हसन बनी है, बेगम हसन बनी है। तो पूर्वी अफ्रीकी देश तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति सामिया सुलूह हसन बनी है। हसन 2015 से तंजानिया की उपराष्ट्रपति थी। ध्यान रखेंगे ये 15 से ही तंजानिया की उपराष्ट्रपति थी। कौन? तो सामिया सुलूह हसन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। सामिया सुलूह हसन, सामिया सुलूह हसन। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 80 को देखेंगे। 80 में क्या कहा जा रहा है कि दूसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2021 की मेजबानी
कौन सा राज्य करेगा? महाराष्ट्र करेगा, हरियाणा करेगा, केरल करेगा, कर्नाटक करेगा। तो दूसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2021 की मेजबानी ये करने जा रहा है कौन? कर्नाटक करने जा रहा है 2021 में, ठीक है ना, ध्यान रखेंगे। पहला खेलो इंडियन यूनिवर्सिटी गेम का आयोजन भुवनेश्वर में किया गया था, लेकिन इस बार जो है कर्नाटक करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर हम लोग 81 को देखेंगे। इथेनॉल नीति आ गया 81 में। कहा जा रहा है कि इथेनॉल नीति शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? झारखंड है, बिहार है, कर्नाटक है या असम है? तो इस नीति लागू करने वाला बिहार है, ध्यान रखेंगे, बिहार है, जिसके जरिए इथेनॉल प्रमोशन नीति बनाने वाला बिहार भारत का पहला राज्य बन गया है, ठीक है ना। तो इस चीज़ को भी ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर हम लोग 82 को देखेंगे। 82 में क्या कहा जा रहा है कि हाल ही में किस भारतीय अभिनेता को फिल्म आईकावाई पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? अमिताभ बच्चन को, या आयुष्मान खुराना को, या दिलीप कुमार को, या शाहरुख खान को, या आयुष्मान खुराना को? तो अमिताभ बच्चन को अंतर्राष्ट्रीय फेडरेशन ऑफ फिल्म आईकावास यानी कि FIAF द्वारा 2021 में फिल्म आईकायु अवार्ड से सम्मानित किया गया है। किसको? तो अमिताभ बच्चन को किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर हम लोग 83 को देखेंगे। 83 में क्या कहा जा रहा है कि किस देश ने ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल सहित रक्षा सामग्री की आपूर्ति के लिए भारत के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया है? वो कौन सा देश है बताएंगे? इंडोनेशिया, मालदीव या मॉरिशस या फिलीपींस? तो भारत ने फिलीपींस के साथ ब्रह्मोस मिसाइल समेत अन्य रक्षा उपकरणों की आपूर्ति हेतु समझौता किया है। किसके साथ? तो ये फिलीपींस के साथ, ध्यान रखेंगे, किसके साथ? फिलीपींस के साथ, फिलीपींस के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 84 में क्या कहा जा रहा है कि हाल ही में की गई घोषणा के अनुसार भारत का पहला भूतापीय विद्युत परियोजना किस केंद्र शासित प्रदेश में स्थापित किया जाएगा? तो भारत का पहले भूतापीय क्षेत्र विकास परियोजना जो है कहाँ शुरू किया जाएगा? तो ये लद्दाख में शुरू किया जाएगा, लद्दाख में शुरू किया जाएगा। ये केंद्र शासित प्रदेश है लद्दाख, ध्यान रखेंगे, लद्दाख। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 85 को देखेंगे। 85 में क्या कहा जा रहा है कि भारत का पहला स्वदेशी 9mm मशीन पिस्तौल को किसने विकसित किया है? DRDO ने, या हानले, या भारतीय सेना ने, या A+C? तो विकसित कौन किया है? तो ये DRDO भारतीय सेना के द्वारा किया गया है, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि DRDO के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर हम लोग 86 को देखेंगे। 86 में क्या कहा जा रहा है कि किस देश ने जनवरी 2021 में ओपन स्काईज संधि से अपना संबंध तोड़ने की घोषणा की है? अमेरिका, रूस, या ईरान, या क्यूबा? तो संयुक्त राज्य अमेरिका रूस द्वारा संधि के लगातार उल्लंघन एवं सुरक्षा के माहौल में बदलाव के कारण ओपन स्काईज संधि यानी कि OST से बाहर निकल गया है। कौन देश? तो ये अमेरिका निकल गया है बाहर, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाए। क्वेश्चन नंबर 87 को देखेंगे हम लोग। 87 में क्या कहा जा रहा है साथियों? किस राज्य ने जनवरी 2021 में अपना पहला राजकीय पक्षी महोत्सव कलरव का आयोजन किया है? बिहार, असम, अरुणाचल प्रदेश या सिक्किम? तो बिहार के पहले राजकीय पक्षी महोत्सव बर्ड फेस्टिवल कलरव की शुरुआत जमुई जिले के नकटी बर्ड सेंचुरी में किया गया। तो ध्यान रखेंगे कहाँ? बिहार में, जमुई जिले से। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, आपके बिहार दरोगा के लिए, कोई भी एग्जाम बिहार का उससे इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 88 को देखेंगे। 88 में क्या कहा जा रहा है? केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? अजय कुमार भाल्ला को, राकेश अस्थाना को, इंद्र जायसवाल को, या सुबोध कुमार जायसवाल को? तो ए कौन है CISF के महानिदेशक? तो सुबोध कुमार जायसवाल जी हैं, सुबोध कुमार जायसवाल जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाए। क्वेश्चन नंबर 89 को देखेंगे। कहा जा रहा है 89 में कि हाल ही में सत्य पॉल की मृत्यु हो गई, इनका संबंध किस क्षेत्र से था? फैशन डिजाइनर थे, प्रोफेसर थे, सामुदायिक सेवा करते थे, या अर्थशास्त्री थे? तो ये फैशन डिजाइनर थे जो कि तमिलनाडु के कोयम्बटूर में इनका निधन हो गया, ध्यान रखेंगे, फैशन डिजाइनर थे, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाए। क्वेश्चन नंबर 19, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कहा जा रहा है कि वन नेशन वन राशन कार्ड योजना लागू करने वाला भारत का पहला राज्य संयुक्त रूप से कौन है? बताएंगे। तो वन नेशन वन राशन कार्ड योजना को लागू करने वाला संयुक्त रूप से राजस्थान और कर्नाटक है, ध्यान रखेंगे, राजस्थान और कर्नाटक है, ऑप्शन नंबर बी, जो कि संयुक्त रूप से लागू किया है दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर
91 को देखेंगे। 91 में क्या कहा जा रहा है कि WHO ने हाल ही में किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित कर दिया है? घाना को या क्यूबा को या अल सल्वाडोर को या तंजानिया को? तो WHO ने अल सल्वाडोर को मलेरिया मुक्त घोषित कर दिया है। इसकी राजधानी सैन सल्वाडोर है। यहाँ के राष्ट्रपति का नाम नाइब बुकेले है, ध्यान रखेंगे। इसकी राजधानी अगर पूछता तो सैन सल्वाडोर, राष्ट्रपति पूछता तो नाइब बुकेले है, अल सल्वाडोर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर हम लोग 92 को देखेंगे। 92 में क्या कहा जा रहा है साथियों कि 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 के तहत किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का खिताब दिया गया है? पंगा को, छिछोरे को या मणिकर्णिका को? उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 के तहत छिछोरे को जो है सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का पुरस्कार दिया गया, जबकि सर्वश्रेष्ठ अभिनेता अगर पूछता पुरस्कार कौन जीता है तो मनोज वाजपेयी एवं धनुष को दिया गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा जवाब? छिछोरे, छिछोरे फिल्म का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाए। क्वेश्चन नंबर 93 को देखेंगे। 93 में क्या कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश G20 शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी करेगा? जापान करेगा या भारत करेगा या इटली करेगा या इंडोनेशिया करेगा? तो G20 शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी ये आपका भारत करने जा रहा है, ध्यान रखेंगे। 2023 में इंपॉर्टेंट है, 2023 तक ले इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जितना 2023 तक एग्जाम में हो सकता है उसमें जरूर पूछे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग नोट आउट कर लीजिए। नहीं जानते हैं तो इसको आप नोट आउट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिर भी आई है ये। तो 2023 में जो है भारत करेगा, 22 में जो है इसका आयोजन इंडोनेशिया में होगा, 2021 में इटली में होगा, ठीक है ना। तो ध्यान रखेंगे 23 में इसका भारत करेगा, 21 में इटली में होगा और 22 में इसका आयोजन इंडोनेशिया में होगा, 23 में आपका भारत जाकर के करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाए। क्वेश्चन नंबर 94 को देखेंगे। 94 में क्या कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार किस संस्थान के सहयोग से गेमिंग एवं अन्य संबंधित क्षेत्रों में उत्कृष्टता केंद्र बनाएगी? IIT कानपुर के सहयोग से, IIT दिल्ली के सहयोग से, IIT बॉम्बे और IIT मद्रास के सहयोग से। तो IIT बॉम्बे के सहयोग से भारत सरकार ने, केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने गेमिंग और अन्य संबंधित क्षेत्रों में उत्कृष्टता केंद्र बनाने के लिए किसका सहयोग लेगा? IIT बॉम्बे का सहयोग लेगा। ऑप्शन नंबर सी, IIT बॉम्बे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 95 को देखेंगे। 95 में क्या कहा जा रहा है कि हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री SC, SC, ST छात्रों के लिए 101 करोड़ रुपए की छात्रवृत्ति स्वीकृति की है? झारखंड ने या छत्तीसगढ़ ने या पश्चिम बंगाल ने या उड़ीसा ने? तो उड़ीसा सरकार ने जो है 50,000 अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति छात्रों के लिए, SC और ST छात्रों के लिए स्कॉलरशिप देने की घोषणा किया। कितना? 101 करोड़। यह छात्रवृत्ति सीधे उनके बैंक खाते में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो कौन सरकार? उड़ीसा सरकार। तो अनुसूचित जनजाति यानी कि SC और अनुसूचित जाति SC और अनुसूचित जनजाति ST टोटल 50,000 आदमी को 101 करोड़ रुपए की मंजूरी हो गई उड़ीसा के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन 96 नंबर को देखेंगे। 96 जो कि मैथमेटिक्स से है। कहा जा रहा है कि 10 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु से 3 गुनी थी, 10 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु से 2 गुनी होगी। तो वर्तमान में पुत्र की आयु ज्ञात करें। तो x मान के बना लीजिएगा। कितना आएगा आंसर आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, आपके कमेंट का हमें इंतजार रहेगा, ठीक है ना। इजी क्वेश्चन एक बन जाएगा आप लोगों से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए, इसमें इजियर आता है मैथमेटिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 97, किसी वस्तु को इतना रुपए में बेचने पर लाभ वस्तु को इतना रुपए में प्राप्त हो गया। इतना रुपए में बेचते तो इतना इसको प्राप्ति होती है, हानि से दुगुना है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। तब बताइए। इसमें आप विक्रय मूल्य निकालिएगा, इसका x मान कर निकाल सकते हैं आप लोग, ठीक है ना। तो इसका भी क्या आंसर आएगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं कि कितना मेरा सही हुआ, ये भी जरूरी है कि आप लोग कमेंट करके बताइए कि कितना आपका नंबर आ रहा है आउट ऑफ 100, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 98 को देखेंगे। 98 में क्या कहा जा रहा है कि 6 आदमी किसी काम को 16 दिन में पूरा करता है, उससे दुगने कार्य को 8 दिन में पूरा करने के लिए कितने अतिरिक्त आदमियों की आवश्यकता पड़ेगी? तो बताइए। ये भी इजी क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग कमेंट करके बना करके मैथमेटिक्स को बना करके बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 99 को देखेंगे। 99 में क्या कहा जा रहा है कि एक विद्यार्थी घर से विद्यालय से 5 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से 6 मिनट की देरी से पहुंचता है और 6 किलोमीटर प्रति घंटे के चाल से चलता है, तो वह 4 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो उससे घर के विद्यालय की दूरी कितनी है? उसके घर से विद्यालय की दूरी पूछा जा रहा है।
तो बताइए, दूरी निकाल दीजिए। अभिष्ट दूरी बराबर 6 गुने 5 बटा में 6 माइनस 5, है ना। क्यों? देरी से पहुंचता है और तो 6 गुने 5 बटा 6 माइनस 5 गुने 6 और प्लस 4 को जोड़िएगा कितना होगा 10 बटा में 60 कर दीजिए। तो काट कीजिएगा तो कितना आएगा आपको बताइए। 6 गुने 5 यानी कि 30 बटा में 1 गुने 6 प्लस 4 इक्वल टू 10 बटा में 60। तो काटिए, 30 दूना 60, ये क्या हो जाएगा 5, यानी कि 5 किलोमीटर इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाए, क्वेश्चन नंबर 100, जो कि इस प्रैक्टिस टेस्ट का लास्ट क्वेश्चन है साथियों। कहा जा रहा है कि तांबे के बने गोले व्यास 9 सेंटीमीटर है, इससे 2 सेंटीमीटर व्यास वाला तार बनाया गया, तो तार की लंबाई कितनी होगी। तो गोले की त्रिज्या बराबर कितना दिया हुआ है चेला 9 बटा 2 सेंटीमीटर। गोले का आयतन निकालेंगे और तार की त्रिज्या निकालेंगे और तार का आयतन निकालेंगे, तब जाकर के वहाँ से एच निकलेगा। जो निकालिएगा वहीं आपका आंसर होगा। कमेंट करके आप आंसर जरूर बताइएगा हमें। अब विश्वास है कि आप लोग जरूर इस क्वेश्चन का जवाब देंगे कमेंट करके कितना इसका आंसर आएगा। ठीक है, जो साथी इस चैनल पर नए हैं आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को जरूर अपने दोस्तों में शेयर कर दे ताकि वे भी देख सकें। हाँ, लेकिन एक चीज़ को ध्यान रखिएगा कि बताइएगा कि आपको आउट ऑफ 100 में कितने मार्क्स आ रहे हैं इस टेस्ट को लगाने के बाद। धन्यवाद।